नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब बहू ने ससुर के मुंह पर चाय का कुल्ला कर दिया कि तभी ऐसा झन्नाटेदार तमाचा उसके गाल पर पड़ा। पति तो ऑफिस गया था, फिर किसकी इतनी हिम्मत हो गई? मुड़कर देखा तो सकपका गई। केशव, तू समझता क्यों नहीं है? आखिरकार कब तक मैं और तेरे बाबूजी तेरा ख्याल रखते रहेंगे? अरे भाई, अब हमारी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि सारी जिम्मेदारियों को हम खुद ही संभालते रहें। ऐसे में अगर हम तुमसे शादी करने के लिए कह रहे हैं तो भला क्या गलत कह रहे हैं? बताओ मुझे कि क्या तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है? अरे, तुम्हारे साथ के सभी बच्चों की शादियां हो चुकी हैं। यहाँ तक कि वह पड़ोस वाला शोभित है ना, उसके तो 3-3 बच्चे भी हैं। आखिर कब तक हम इन जिम्मेदारियों का बोझा ढोते रहेंगे? बताओ ज़रा। केशव की माँ दमयंती जी ने अपने बेटे केशव को समझाते हुए कहा, लेकिन जब उनके लाख समझाने पर भी केशव पर उनकी बातों का कोई असर ना हुआ तो वह वहीं बैठे हुए अपने पति राघवेंद्र जी से बोली, अजी, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? समझाइए ना इसे कि शादी ब्याह करना भी कितना ज़रूरी है। और फिर आखिरकार बुढ़ापे में औलाद ही तो सहारा देती है ना। हम आज हैं, कल नहीं। किस्मत का क्या भरोसा कि कल क्या हो जाए। ऐसे में अपना परिवार ही सच्चा साथी होता है, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। अपना परिवार अगर साथ हो तो इंसान कैसा भी समय बिता सकता है। जब दमयंती जी ने अपने बेटे को दुनिया भर की बातें सुनाईं, आखिरकार वह थक हार कर बोला कि ठीक है माँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम कर लो, लेकिन मेरा तो शादी का कोई मन नहीं है। और तुम भी ना माँ, मुझे तुम्हारा सचमुच में समझ नहीं आता कि आखिर क्या सोच बैठी हो। एक बेटे की शादी करके तुम्हारा जी नहीं भरा जो तुम मेरी भी शादी कराना चाहती हो। माँ, मैं आपसे उल्टी जुबान नहीं चलाना चाहता और ना ही आपको उल्टा जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे खुद बताइए कि आखिर मैं शादी करने के लिए क्यों तैयार हो जाऊँ? इसीलिए कि कल को शादी के बाद मेरी पत्नी रोज़ाना घर में क्लेश किया करे। आप दोनों के खाने पीने को लेकर भी वह आपको ताने सुनाया करे, यहाँ तक कि आप लोगों का इस घर में जीना दुश्वार कर दे। क्या इसीलिए अपने घर में एक बहू लाना चाहते हैं? आखिर कैसे आप दोनों इतनी आसानी से उस समय को भूल सकते हैं? माँ पापा, अभी कोई ज़्यादा पुरानी बात तो नहीं है, 2-4 साल ही तो हुए हैं इस बात को, और आप लोग पूरी तरह से भूल गए कि भाभी ने आपके साथ क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया। लेकिन फिर भी आप लोग जिद किए बैठे हैं। इतना कहकर गुस्से में केशव वहां से उठकर चला गया तो दमयंती जी राघवेंद्र जी से बोली, देख रहे हैं आप कैसी बातें करता है। मुझे तो समझ नहीं आता कि इसे कैसे समझाऊं कि सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती, और फिर इसकी भाभी ने जो हमारे साथ किया है उसकी वजह से हम इसकी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकते ना। अपने स्वार्थ के चलते अपने बच्चों के भविष्य को ना देखना भला कहाँ की समझदारी होगी? आप कुछ कीजिए ना, कैसे भी करके इसे समझाइए। मुझे तो इसके भविष्य की बहुत चिंता होती है जी। यह सब कहती कहती दमयंती जी थोड़ी भावुक हो गईं और आंखों में आंसू भरकर बोली कि इसकी भाभी ने जो सलूक हमारे साथ किया, मैं क्या उसे कभी भूल भी सकती हूँ? मैं उसे कभी नहीं भूल सकती।
आज फिर से इसने उन पुरानी बातों को याद दिलाकर सारे पुराने घावों को ताज़ा कर दिया है। फिर से मेरे गमों पर इसने नमक छिड़क दिया। इसमें इसकी भी क्या ही गलती बताऊं, जबकि मैं खुद जानती हूँ कि इसने जानबूझकर मुझे कुछ भी नहीं कहा। यह तो मेरी आंखों में आंसू तक नहीं देख सकता। वह तो उस कलमुही की वजह से मेरे बच्चे को औरतों के नाम से भी नफरत हो गई है। जब बड़ी बहू शादी करके घर में आई थी तब कितना चहक रहा था। अपने भाई की शादी पर ही हर बात पर, हर रस्मों में अपनी शादी की बातों को बीच में ले आता था और सब रिश्तेदारों से कितना हंसी मजाक कर रहा था कि जब मेरी शादी होगी तब देखना। और आज देखो, मेरा बच्चा शादी के नाम से ही दूर भागता है। ईश्वर उसे उसके कर्मों का फल ज़रूर देगा। वह कलमुही कभी चैन से नहीं जी पाएगी, बद्दुआ है मेरी। यह कहती कहती दमयंती जी फूट फूट कर रोने लगीं। तो राघवेंद्र जी ने उन्हें शांत कराया। उन्हें चुप कराते हुए राघवेंद्र जी बोले, बस करो दमयंती, उसे कोसने से कुछ नहीं होगा। जब हमारा अपना खून ही हमारा सगा ना निकला तो हम उसे क्या ही दोष दें। उसने तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जब हमारे बेटे ने उसे हमारे साथ गलत करने की परमिशन दी, वरना वह हमारे साथ कुछ नहीं कर पाती और ना ही वह जानबूझकर कभी हमें परेशान करती। चलो अब चुप हो जाओ। अब तो ईश्वर से बस यही प्रार्थना करो कि तुम्हारा बेटा जल्द ही शादी के लिए हाँ कर दे। राघवेंद्र जी ने बहुत बातें समझाकर जैसे तैसे दमयंती जी को शांत कराया और अब वे दोनों आराम करने लगे। तब राघवेंद्र जी को तो धीरे धीरे नींद आ भी गई, लेकिन दमयंती जी अभी तक सो नहीं पाईं। अब तक रात के 12 बज चुके थे और अभी भी दमयंती जी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अपने बेटे, यानी कि अपने बड़े बेटे, जो कि उनके घर को छोड़कर जा चुका है, उसके बारे में सोच रही थी। दरअसल दमयंती जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा ऋषि और छोटा बेटा केशव। उनका परिवार बहुत ही सामान्य था और शुरू में तो बच्चों की पढ़ाई भी बिल्कुल सामान्य ही रही। शुरू से ही क्योंकि ऋषि बड़ा था, इसीलिए उसे घर परिवार और रिश्तेदारी में सब जगह लोगों का प्यार थोड़ा ज़्यादा मिला और रिश्तेदारों के साथ साथ उसके दादा दादी भी ऋषि को ही ज़्यादा प्यार किया करते थे। इसीलिए वह शुरू से ही थोड़ा ज़िद्दी और अपनी मनमर्जी करने वाला बन गया था। वह अक्सर ही किसी भी चीज़ के लिए अपने माँ बाप से ज़िद किया करता और केशव इसके बिल्कुल विपरीत था। वह अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था और साथ ही उनका बहुत ख्याल भी रखता था। केशव को शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक था, जबकि उसका भाई ऋषि हमेशा ही खेलकूद में ध्यान लगाया करता। जबकि ऋषि के माँ बाप उसे हमेशा ही डांट कर पढ़ने के लिए बिठाया करते, लेकिन वह कभी भी अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता और यदि गलती से कभी उसके माँ बाप उस पर हाथ उठा देते तब तो बस ऋषि पूरे घर को सिर पर उठा लिया करता था। अब धीरे धीरे समय बीतता रहा और देखते ही देखते वह समय भी आ गया जब ऋषि और केशव की 10वीं और 12वीं की कक्षा का रिजल्ट आना था। अब केशव, जो कि 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ, पर साथ ही उसने अपने स्कूल में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए। अपनी कक्षा में वह दूसरे नंबर पर था, लेकिन इसमें भी केशव को बहुत दुख हुआ क्योंकि उसने बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन फिर भी वह द्वितीय स्थान पर रहा, जबकि वह चाहता था कि वह कक्षा में प्रथम आए। और इसके विपरीत
उसका भाई ऋषि, जो कि 12वीं कक्षा में मात्र 40% अंकों से पास हुआ, और फिर भी उसने इतनी खुशी मनाई जैसे वह पूरे जिले में सर्वप्रथम आया हो। अब तो बस जब केशव ने अपने भाई को इतना खुश देखा तो उसने अपने भाई से कहा कि भैया, आपको अपने नंबरों का दुख नहीं है, उल्टा आप खुशी मना रहे हैं। भैया, आपके नंबर इतने भी अच्छे नहीं हैं कि आप इतनी खुशी मना रहे हैं। थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ताकि आपकी अच्छी नौकरी लग सके, वरना तो खामखा ही मम्मी पापा और परेशान होंगे आपकी वजह से। इतना कहा तो ऋषि 4 तरीके का मुंह बनाता हुआ बोला, हाँ, कह तो ऐसा रहा है जैसे पूरे जिले में प्रथम आया हो। आया तो तू भी कॉलेज में दूसरे तीसरे स्थान पर ही है ना, प्रथम तो तू भी नहीं आया। यहाँ तक कि जिले में तो तेरा कोई स्थान भी नहीं है, और बन तो ऐसे रहा है जैसे जिले का टॉपर हो। चल जा यहाँ से, आया बड़ा मुझे ज्ञान बांटने वाला। इतना कहकर ऋषि वहां से चला गया। ऋषि के जाने के बाद केशव को ऋषि की यह बात बहुत बुरी लगी, जो उसने केशव से कहा था कि तू कौन सा जिले में टॉपर है। बस अब तो केशव ने ठान लिया कि वह जिले का टॉपर बनकर ही रहेगा, और बस केशव ने इसी इरादे से अपनी पढ़ाई को अपना पूरा समय देना शुरू कर दिया। केशव दिन हो या रात हर समय पढ़ता रहता और अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहा था, और उसका भाई, जो कि अपने ही शहर के कॉलेज से बस यूं ही दिखावे के लिए बैचलर डिग्री ले रहा था। पढ़ाई से तो वह कोसों दूर था, और घर वालों की बात का उस पर कोई असर भी नहीं होता था, तो उसके माँ बाप उसे क्या ही समझाते। लेकिन फिर भी माँ बाप का तो फर्ज होता है ना, औलाद को सही राह दिखाना, और फिर औलाद चाहे जैसी भी हो, माँ बाप कभी नहीं चाहते कि उनकी औलाद अपना भविष्य अपने हाथों से बर्बाद कर ले। वे तो अपनी औलाद का हमेशा भला ही सोचते हैं, चाहे कैसे भी करके हो, बस उनके बच्चे कामयाब हो जाएं। तो इसीलिए दमयंती जी और राघवेंद्र जी भी अपना फर्ज निभाते हुए अपने बेटे को हर एक चीज़ समझाते रहा करते थे। लेकिन ऋषि, वह तो जैसे खुद को बर्बाद करने की कसम खा चुका था। वह हमेशा बस इस नशे में रहता कि मेरे माँ बाप की दी हुई बहुत जायदाद है मेरे पास, दादा दादी ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, मुझे भला पढ़ने लिखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन केशव तो अपना खुद का नाम बनाने के बारे में सोच बैठा था। उसका मानना था कि इंसान का खुद का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। वक्त का क्या पता है, हमारे बुज़ुर्गों की दी हुई जायदाद हमारे पास आज है, कल नहीं। जब कल को हमारे पास उनकी दी हुई जमा पूंजी नहीं होगी, तब हम क्या करेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने गुणों को निखारें और एक बेहतर व्यक्तित्व के स्वामी बने। और अब तो इधर ऋषि का ग्रेजुएशन चल रहा था, और इधर केशव की 12th का रिजल्ट आने वाला था। घर में सभी लोगों को सभी से बेसब्री से इंतज़ार था, और बस जैसे इस बार केशव ने ठान रखा था कि उसे 12th में अपने ज़िले का टॉपर बनना है, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जिस दिन 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ, उसके अगले ही दिन न्यूज़पेपर में केशव का फोटो छपा हुआ था। आगे फूल माला से उसके घर वालों ने उसका बहुत स्वागत किया। गांव के सभी लोगों को मिठाइयाँ बांटी गईं। सभी लोग गांव में बहुत खुश थे। आखिरकार केशव के कारण पूरे ज़िले में उनके गांव का नाम हो गया था। सब लोग
उनके गांव की चर्चा कर रहे थे। और यह सब संभव हुआ तो केवल केशव के कारण, क्योंकि वह पढ़ाई में इतना होशियार था कि उसने पूरा जिला टॉप किया, जिससे कि उसके माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हुआ जा रहा था। और अब वे लोग अपने बेटे केशव को लाखों दुआएं दे रहे थे। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कुछ समय बाद अपने बेटे केशव को उसकी आगे की पढ़ाई के लिए विदेश के लिए रवाना कर दिया। और क्योंकि उनका बेटा पढ़ाई में इतना अच्छा था, तो वे उसे पढ़ाई में पीछे नहीं रखना चाहते थे, ना ही जीवन में उसे हारते हुए देखना चाहते थे। और वह भी तब जब उनका बेटा पढ़ने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा था। तो भला वे अपने बेटे को पढ़ाने में कंजूसी कैसे दिखा सकते थे। अब तो केशव की आगे की जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी। वह विदेश में पढ़ाई करने के लिए चला गया। इधर केशव के विदेश जाने के पहले ही उसके भाई ऋषि ने अपने लिए एक लड़की पसंद की थी, जिससे उसके घर वालों ने उसकी शादी भी करा दी थी। शादी के बाद ऋषि और उसकी पत्नी ही अपने माँ बाप के साथ रह रहे थे, क्योंकि केशव तो विदेश जा चुका था। पर असली खेल तो केशव के विदेश जाने के बाद शुरू हुआ। अब छोटा बेटा तो विदेश जा चुका था। उसके विदेश जाने के बाद तो बस उसके माँ बाप पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला था। अब तक दादा दादी भी दुनिया को छोड़कर चल बसे थे, और अब उनके घर में उनका बड़ा बेटा ऋषि, दोनों माता पिता दमयंती जी और उनके पति राघवेंद्र जी और उनकी बड़ी बहू शिल्पा घर पर रह गए थे। छोटा बेटा पढ़ाई करने के लिए तभी विदेश चला गया था जब उसके भाई की शादी हुई थी। उसके कुछ समय बाद ही वे देश छोड़कर चला गया था। अब तो केवल फोन पर ही उसकी बात अपने माता पिता से हुआ करती थी। इधर बड़ी बहू पूरे घर में अपना राज चलाती। शुरू में कुछ दिन तक तो फिर भी ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते रहे वैसे वैसे हर दिन बड़ी बहू का असली रूप सामने आता जा रहा था। उसकी सास दमयंती जी जब भी उसे कुछ काम करने को कहती, तो वह उस काम को मना भी न करती, लेकिन उस काम को सही से भी नहीं करती थी, ताकि उसकी सास आगे से कोई काम ही न कराएं। अब तो यह हर घर की कहानी होती ही है। नई बहू आने के बाद थोड़ा समय तो लगता ही है एक दूसरे के साथ सामंजस्य बढ़ाने के लिए। बस यही सोचकर दमयंती जी भी अपनी बहू को समय दे रही थीं, ताकि वक्त के साथ उनकी बहू उनके परिवार में घुल मिल जाए और उन दोनों को ही ज़्यादा समस्या ना हो, क्योंकि घर पर तो उन दोनों को ही रहना था। अब भी राघवेंद्र जी काम करने जाया करते थे, और इधर उनका बड़ा बेटा ऋषि, उसने भी शादी के बाद अपने लिए एक प्राइवेट नौकरी ढूंढ ही ली थी। तो इसीलिए फ़िलहाल कुछ दिनों से तो वह भी घर के बाहर ही रहता था। इसीलिए दमयंती जी ने भी ज़्यादा कुछ न कहा। वे अपनी बहू को हमेशा प्यार से समझाने की कोशिश किया करती, लेकिन उनकी बहू थी कि कुछ समझने को तैयार ही नहीं थी। हमेशा ही किसी न किसी बात पर लड़ने का बहाना ढूंढती रहती। अब बेचारी दमयंती जी अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती कि अपने घर में छोटी छोटी बातों पर कलेश ना करने दें। इसीलिए उन्होंने घर के सारे काम भी खुद ही करना शुरू कर दिया। वे अपनी बहू से अब कोई काम करने को ना कहती। अब घर के सारे काम वे खुद ही कर लिया करती थीं। लेकिन इतने पर भी उनकी बहू को सब्र नहीं था। जब घर के सारे काम दमयंती जी के करने के बाद भी घर में शिल्पा रोज़ रोज़ कोई ना कोई ड्रामा किया करती, तो वे सोचती कि आखिर यह ऐसा करती क्यों है। अब जब बात ज़्यादा बढ़ने लगी,
तो उन्होंने अपने बेटे से इस बारे में बात की तो ऋषि भी उल्टा उन्हें ही सुनाने लगा कि बात बात पर इतना चिल्लाने की आदत है। बेचारी परेशान होकर उल्टा जवाब नहीं देगी तो और क्या करेगी। यह कहकर ऋषि ने भी अपना पल्ला झाड़ा और अपनी माँ को 4 बातें सुनाकर वहाँ से चला गया। अब ऋषि तो जा चुका था, लेकिन उसकी माँ वहाँ खड़ी रही। तभी पीछे से हंसती हुई उनकी बहू आगे आई और बोली, कर ली अपने बेटे से शिकायत? बुढ़िया, अभी लगता है कि तू ऐसे चैन से नहीं रहेगी। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, तेरा जल्दी ही कोई इलाज ढूंढूंगी। और फिर धीरे धीरे जाने वह अपने पति को क्या क्या कहती कि धीरे धीरे ऋषि का बर्ताव और बुरा होता जा रहा था। और यह सब बातें वे अपने बेटे केशव को बताते रहा करते थे। केशव भी उनसे कहता कि माँ पापा, आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता बस तब तक की ही प्रॉब्लम है। थोड़ा समय और आप लोग यह सब बर्दाश्त कर लीजिए, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। क्योंकि जब वह अपनी भैया भाभी से इस बारे में बात करने के लिए कहता तो उसके घर वाले उसे खुद ही चुप कर दिया करते थे। कहते कि तेरे भैया भाभी बड़े हैं, उनके खिलाफ तुझे कुछ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपने बड़ों से बदतमीज़ी करना हमारे संस्कारों के खिलाफ है। लेकिन फिर भी अपनी मर्यादाओं में रहकर कई बार केशव ने अपने भैया भाभी को इस बारे में आगाह किया था कि वे दोनों अपने माँ बाप को ज़्यादा तंग ना करें और उनका अच्छे से ख्याल रखें, वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर उसने यह भी कह दिया था कि भैया भाभी, बस कुछ दिनों की ही बात है, आप लोग माँ पापा का अच्छे से ध्यान रखिए। जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं जल्द ही वापस आऊँगा और माँ पापा को अपने साथ रख लूँगा, तब आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। फिर दोनों उसके सामने हाँ हाँ करने लगे। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उन दोनों का फिर से वही ड्रामा शुरू हो गया। अब तो बहू की बदतमीज़ी और ज़्यादा बढ़ने लगी थी। ऋषि अपने काम पर चला जाता और बहू सास से उल्टी सीधी बातें कहती। अभी तक तो सिर्फ बातें कहा करती थी, अब वह अपनी सास को गालियां भी सुनाने लगी। इधर जब यह बात भी केशव को वे बताती तो वह बेचारा बहुत परेशान हो जाया करता। समझ नहीं आता कि अब क्या करे। आखिरकार जब वह इतना परेशान हो जाया करता था तो उसके माँ पापा ने भी उसे सब कुछ बताना बंद कर दिया और वे अब फ़ोन पर भी उससे कम ही बात किया करते थे। जब केशव ने यह सब चीज़ें नोटिस की तो वह उनसे पूछने की कोशिश करता, लेकिन वे दोनों उसे कुछ न बताते। एक दिन केशव के पिता और उसकी माँ दोनों कमरे में आराम कर रहे थे कि अचानक बहू ने आकर सास के मुंह पर पानी उड़ेल दिया और बोली, महारानी यहाँ पड़ी पड़ी सो रही है, तेरी आंखें फूट गई हैं क्या? तुझे दिखाई नहीं देता? घर का क्या हाल बना दिया है बच्चों ने। इस पर उसकी सास बोली, बहू, इतना सा काम तो तुम भी कर सकती हो। उनके इतना कहते ही उनकी बहू उन्हें मारने के लिए उनकी ओर बढ़ी तो उसके ससुर बीच में आ गए और वे कहने लगी कि अपनी सारी तमीज़, मान मर्यादा सब कुछ तुम भूल चुकी हो। तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं रह गई है कि तुम किसके सामने खड़ी हो। छोटे बड़े का कोई मान सम्मान नहीं है तुम्हारी नज़रों में। खबरदार जो मेरे सामने मेरी पत्नी को कुछ कहा भी तो। तब चाय पीती हुई बहू ने गुस्से में आकर अपने ससुर के मुंह पर ही चाय का कुल्ला कर दिया और तभी उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा पड़ा। गाल पर चांटा पड़ते ही गुस्से में आकर जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो आंखें खुली रह गईं
उसके सामने उसका छोटा देवर खड़ा था, जो कि अपनी भाभी का सम्मान करता था, लेकिन अपने माँ बाप के साथ इतनी बदतमीजी को होता हुआ देख वह अपना आपा खो बैठा। और क्योंकि लगभग शाम का समय था और उन दोनों में उस वक्त बहस चल ही रही थी कि इतनी ही देर में दमयंती जी का बड़ा बेटा ऋषि भी आ गया। उसने अपने भाई को अपनी पत्नी से उल्टा बोलते हुए देखा तो उल्टा उस पर ही चढ़ बैठा। उस दिन उनके घर में बहुत कलेश मचा। ऋषि अपनी पत्नी की तरफदारी करता रहा और तभी से केशव अपने माँ बाप को लेकर अलग हो गया और शादी को लेकर उसका नजरिया भी बदल गया। तब से वह शादी से कतराता है। वह अपने माँ बाप की दुर्गति होती नहीं देखना चाहता, इसीलिए शादी करने से मना करता है। लेकिन माँ बाप का भी तो फर्ज है ना कि अपने बच्चों की गृहस्थी को बसाएं। इसीलिए दमयंती जी और राघवेंद्र जी अपना फर्ज निभा रहे हैं। दमयंती जी लेटी हुई थीं कि थोड़ी ही देर में उनका बेटा केशव आकर अपनी माँ के पैर दबाने लगा और बोला, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आपका बहुत दिल दुखाया है। मैं आपको वह पुरानी बातें याद नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन मैं क्या करूं? मैं खुद उन बातों को नहीं भूल पाता हूँ माँ, और इसीलिए आज तक इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि मैं आपसे यह कह सकूं कि हाँ, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और बस इसी वजह से हमेशा मैं आपको शादी के लिए मना करता रहता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप मेरी शादी करने से इतनी ही ज़्यादा खुश हैं, आपको इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन फिर एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा फैसला है और लड़की चुनने में फिर से कोई गलती ना होने पाए। आगे आप खुद बहुत समझदार हैं माँ, मैं आपको और क्या ही समझा सकता हूँ। चलिए बस चलता हूँ, अब आप आराम कीजिए। इतना कहकर केशव अपने कमरे में चला गया और इधर दमयंती जी फूली नहीं समा रही थीं। आज उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। आखिरकार उनकी इतनी मन्नतों के बाद उनका बेटा मान ही गया। केशव ने भी शादी के पहले ही लड़की से बात की और उसे सारी बातें बता दी कि यदि वह उसके माता पिता को अपने माता पिता समझ सकती है, तभी केशव शादी के लिए हाँ कर सकता है। लड़की भी बहुत अच्छी और बहुत संस्कारी थी। उसने भी शादी के बाद अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता की तरह सम्मान और प्यार दिया और अब केशव अपने माँ बाप के साथ और अपनी पत्नी के साथ रहता है। दमयंती जी और उनके पति राघवेंद्र जी अपने छोटे बेटे और बहू के साथ बहुत खुश हैं। वहीं उनके बड़े बेटा और बड़ी बहू अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से काट रहे हैं। रोज़ उन दोनों में कलेश मचता रहता है, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी ढंग का नहीं है। उधर ऋषि एक नंबर का कामचोर है, जो कमाना ही नहीं चाहता, और उसकी पत्नी जो घर के कामों से भी बचते रहना चाहती है। दोनों में हर समय कलेश मची रहती है, लेकिन केशव अपने माता पिता से मना कर चुका है कि वे उन दोनों के बीच में ना बोलें और ना ही इन दोनों को ऋषि और उसकी पत्नी से कोई मतलब है। वह अपने छोटे बेटे बहू के साथ बहुत खुश हैं और उनके बड़े बहू और बेटे को उनके किए कर्मों की सज़ा मिली। अब तो राघवेंद्र जी और उनकी पत्नी दमयंती जी बहुत खुश हैं, क्योंकि इनकी छोटी बहू और उनका छोटा बेटा उनका बहुत ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट किया है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें।